हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की 7वीं हेडिंग कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 की 7वीं हेडिंग। किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु को क्रियाधारक भी कहते हैं। कार्बनिक अणु जो होता है, जो किसी कार्बनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसे क्रियाधारक भी कहते हैं। यह जो क्रियाधारक है, यह किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा। क्रियाधारक अर्थात कार्बनिक अणु उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके डायरेक्ट उत्पाद नहीं बन जाता है। क्रियाधारक किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती बनाता है। पहले जो है एक या अधिक मध्यवर्ती बनाएगा और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। एक सामान्य अभिक्रिया को इस रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आपका कार्बनिक अणु है जो क्रियाधार है। यह आक्रमणकारी अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा। कार्बनिक अणु जो क्रियाधार है आक्रमणकारी अभिकर्मक से अभिक्रिया करके मध्यवर्ती बनाएगा। अब यह मध्यवर्ती जो है उत्पाद और उप उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया में डायरेक्ट जो है उत्पाद नहीं बन जाता है। उत्पाद से पहले एक मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती के बाद उत्पाद और उप उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है। तो किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु जो क्रियाधारक भी कहलाता है, कार्बनिक अणु को क्रियाधारक भी कहते हैं। किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु जिसे क्रियाधारक भी कहते हैं, किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। उसे आप इस तरह से एक सामान्य अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्बनिक अणु जो एक क्रियाधारक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक बनेगा मध्यवर्ती और मध्यवर्ती के बाद उत्पाद और उप उत्पाद बनेगा। नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार। ठीक है। नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला जो अभिक्रियक है, जो अभिकारक है, उसे क्रियाधार कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। और दूसरा जो अभिक्रियक होगा, दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक होगा, उसे रिजेंट कहा जाता है, अभिक्रियक अभिकर्मक कहा जाता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनमें से कुछ क्रियाधार होते हैं और कुछ अभिकर्मक होते हैं। ठीक है। कुछ सबस्ट्रेट होते हैं और कुछ रिजेंट होते हैं। अब कौन सबस्ट्रेट होगा, कौन रिजेंट होगा, ठीक है, यह निर्धारित किया जाता है यदि दोनों अभिकारक जो है नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से चयन कर सकते हैं कि इसमें मुख्य क्रियाधार कौन होगा। नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार और दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है। तो नए आबंध में कार्बन की जो आपूर्ति करेगा, कार्बन की आपूर्ति करने वाला जो अभिक्रियक है उसे क्रियाधार कहते हैं और दूसरा जो अभिक्रियक होगा उसे अभिकर्मक कहते हैं। यदि दोनों अभिक्रियक अर्थात अभिकारक, यदि दोनों अभिक्रियक अर्थात अभिकारक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है।
इस स्थिति में मुख्य अणु क्रियाधार कहलाता है। जब दोनों अभिक्रियक अर्थात अभिकारक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और इस स्थिति में मुख्य जो अणु होगा वह क्रियाधार कहलाता है, वह सबस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार कहलाता है, जबकि दूसरा अभिक्रियक जो है अभिकर्मक कहलाता है। यदि दोनों अभिक्रियक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और इस स्थिति में मुख्य अणु क्रियाधार कहलाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया में दो कार्बन परमाणुओं अथवा एक कार्बन और एक अन्य परमाणु के बीच सहसंयोजक आबंध टूटकर एक नया बंध बनता है। ऐसी अभिक्रिया में दो कार्बन परमाणुओं अथवा एक कार्बन और एक अन्य परमाणु के बीच सहसंयोजक आबंध टूटकर एक नया आबंध बनता है। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन, किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, आबंध विदलन, बॉन्ड ब्रेकिंग और आबंध निर्माण, बॉन्ड फॉर्मिंग के समय की और्जिकी, के समय की काइनेटिक्स तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, आबंध विदलन, आबंध निर्माण के समय की और्जिकी तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की मैकेनिज्म कहलाती है, क्रियाविधि कहलाती है। क्रियाविधि की सहायता से यौगिक की क्रियाशीलता को समझने में, मैकेनिज्म क्रियाविधि की सहायता से यौगिकों की क्रियाशीलता को समझने तथा नवीन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की रूपरेखा, ठीक है, निर्माण की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। क्रियाविधि मैकेनिज्म की सहायता से यौगिकों की क्रियाशीलता को समझने तथा नवीन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु जो क्रियाधारक भी कहलाता है, किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद देता है। नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार और दूसरा अभिक्रियक अभिकर्मक कहलाता है। यदि दोनों अभिक्रियक अर्थात अभिकारक नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और इस स्थिति में मुख्य अणु जो होगा क्रियाधार कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया में दो कार्बन परमाणुओं अथवा एक कार्बन और एक अन्य परमाणु के बीच सहसंयोजक आबंध टूटकर एक नया बंध बनता है। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, आबंध विदलन, आबंध निर्माण के समय की और्जिकी तथा उत्पाद बनने की समय की विस्तृत जानकारी और क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। क्रियाविधि की सहायता से यौगिकों की क्रियाशीलता को समझने में तथा नवीन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित भागों में इन अभिक्रियाओं से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। जैसे कि पहला है आपका सहसंयोजक आबंध का विदलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां इसकी चर्चा की जाएगी। थैंक यू।